बेसिकली हमारा जो मेन टाइटल है वो कार्डियक ड्रग्स है। उस कार्डियक ड्रग्स के अंदर अ, हमने नेगेटिव आइनोट्रोप्स का इंतखाब किया है आज के लेक्चर के लिए, जिस पे आज हम बात करने जा रहे हैं, और वो है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर्स को समझने से पहले एक बात समझनी जरूरी है। मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ टर्म्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उस पर बात करना चाहूंगा। 1897 के अंदर एक साइंटिस्ट है एंजलमैन के नाम से, उसने 4 इफेक्ट्स दिए। जो कंडक्शन सिस्टम है उसमें जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आते हैं उसके 4 तरह के इफेक्ट्स उन्होंने बताए। उसमें एक इफेक्ट आइनोट्रोपिक इफेक्ट था। जैसे हम कंडक्शन सिस्टम के बारे में जानते हैं कि सबसे पहले ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फायर होते हैं, फिर एवी नोड्स में आते हैं, फिर बंडल ऑफ डिस्क में आते हैं, फिर राइट बंडल ब्रांच, फिर लेफ्ट बंडल ब्रांच, इसी तरह पुरकिंजी फाइबर, और फिर इस तरह से वो मसल्स को एक्साइट करते हैं। तो जो पुरकिंजी फाइबर से जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मसल्स की तरफ जाते हैं और जिस फोर्स के साथ वो उस मसल्स को एक्साइट करते हैं, हम कहते हैं ये इस ड्रग का आइनोट्रोपिक इफेक्ट है। अगर कोई ड्रग ज्यादा फोर्स के साथ उस पुरकिंजी फाइबर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ज्यादा फोर्स के साथ आगे मसल्स सेल्स के अंदर भेज रहा है और वो उस मसल सेल्स को अच्छी तरह से एक्साइट कर रहा है, तो हम ये कहते हैं कि ये इसका आइनोट्रोपिक इफेक्ट है, और वो फिर पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट हम कहेंगे। अगर कोई ड्रग उस मसल्स को ज्यादा ओवर एक्साइट होने से रोकता है, तो ये जो इफेक्ट है इसको हम कहेंगे ये इसका नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट है। तो जो बीटा ब्लॉकर्स है, बीटा ब्लॉकर्स आइनोट्रोप्स है, और फिर आइनोट्रोप्स के अंदर ये नेगेटिव आइनोट्रोप्स है, यानी कि बीटा ब्लॉकर्स को देने के बाद जो कार्डियक डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन है उसके अंदर बाकायदा कमी आती है। यही वजह है कि इसको हम नेगेटिव आइनोट्रोप्स कहते हैं। आज हमारे जो आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये है कि बीटा ब्लॉकर्स के बारे में हमें जानना है कि बीटा ब्लॉकर्स बेसिकली है क्या, और हमने बीटा ब्लॉकर्स के कुछ मेंबर्स जो है वो आपसे शेयर करने हैं कि इसके अंदर कौन से मेंबर्स आएंगे। हम ज्यादातर उन मेंबर्स की बात करेंगे जिनका क्लिनिकल यूज बहुत ज्यादा होगा। उसके बाद हम इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पे बात करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो बीटा ब्लॉकर्स हैं उनका जो नर्सिंग केयर है वो क्या है। सो बीटा ब्लॉकर्स जो है उनका, अगर हम बीटा ब्लॉकर्स की इंडिकेशंस पे बात कर लें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बीटा ब्लॉकर्स को हम कई जगहों पे यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात उसमें यह है कि कार्डियक एरिथमियास के अंदर हम इसका यूज करते हैं। कार्डियक एरिथमियास हमारे पास कई तरह की होती है, मसलन एट्रियल फिब्रिलेशन, मसलन प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्सेस, मसलन वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इसी तरह जंक्शनल टैकिकार्डिया, जंक्शनल स्कैप रिदम, साइनस ब्रैडिकार्डिया। ये कई तरह के कार्डियक एरिथमियास होते हैं, लेकिन बीटा ब्लॉकर्स का इंतखाब हम इन जिन कार्डियक एरिथमियास के अंदर करते हैं वो एट्रियल फिब्रिलेशन है, और वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया है, और साथ में साइनस टैकिकार्डिया है। ये वो 3 कार्डियक एरिथमियास है जिनके अंदर हम बीटा ब्लॉकर्स का इंतखाब करते हैं, और इससे काफी मदद मिलती है रिदम को स्टेबलाइज करने में। सबसे इम्पोर्टेंट बात कार्डियक बीटा ब्लॉकर्स की ये है कि हमारे पास जब एमआई के पेशेंट जब हम रिसीव करते हैं हार्ट अटैक के साथ, तो वो जो पेशेंट होते हैं वो पेन की वजह से उनका हार्ट रेट काफी बढ़ चुका होता है। तो उस हार्ट रेट को कम करने के लिए भी हम बीटा ब्लॉकर्स का सहारा लेते हैं। यहाँ ये इम्पोर्टेंट बात नहीं है कि हमने उन एमआई के पेशेंट्स का हार्ट रेट सिर्फ कम करना है, वहाँ बुनियादी मकसद ये होता है कि पेशेंट ऑलरेडी कॉर्नरी आर्टरीज के ब्लॉकेज के साथ आया है, ऊपर से डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन बहुत ही ज्यादा हो रही है। तो जब ये बहुत ज्यादा होगी तो यकीनन जो ब्लड की जो डिमांड है वो बहुत बढ़ेगी। जब वो बहुत बढ़ेगी और ब्लड मिलेगा नहीं, तो जो सेल्स है उसके अंदर इस्केमिक चेंजेस आएंगे और वो इस्कीमिया की तरफ चले जाएंगे। तो बीटा ब्लॉकर्स का इंतखाब फिर हम इसलिए करते हैं ताकि डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन जो हार्ट की है वो कम हो, ब्लड सप्लाई की डिमांड कम हो,
और पेशेंट जो वो इस्कीमिक चेंजेस से बचा जा सके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि बीटा ब्लॉकर जो है ये एज अ बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट काम करते हैं, यानी कि ये जो हमारे पास कैटेकोलामाइंस है, यानी हम बात करते हैं एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, इनके इफेक्ट्स को कम करता है। एड्रेनलिन जैसे हम जानते हैं कि स्ट्रेस हार्मोन भी है। बाज़ औक़ात किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन के दौरान जो क्लाइंट्स होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, उनका हार्ट रेट जो है वो काफी हद तक बढ़ जाता है और वो फिर स्टेबल नहीं होता। तो उनको स्टेबल करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर्स का सहारा लेते हैं। बाजीद अगर इंडिकेशंस पे हम बात करें, जैसे मैंने आपको कहा कि एंजाइना पेक्टोरस पे इस पे अच्छी इंडिकेशन है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पे इसकी अच्छी इंडिकेशन है, और कार्डियक एरिथमियास अभी मैंने निशानदेही की कि एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर भी हम बीटा ब्लॉकर्स का यूज करते हैं। सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर हम बीटा ब्लॉकर्स का यूज सिर्फ इसलिए करते हैं कि जो पी वेव मर्ज हुई होती है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के साथ, उसको हमने अलग और सेपरेट करना होता है। बाकी फिर सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया को प्रॉपर्ली हम दूसरे एंटी एरिथमिक ड्रग जिसमें एडिनोसिन बहुत ही प्रोमिनेंट ड्रग है, उसका हम यूज करते हैं। एम्ब्यूट्रॉन का हम यूज करते हैं सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया को मजीद ठीक करने के लिए। ट्यूमर्स के अंदर हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं बीटा ब्लॉकर्स का। हाइपरटेंशन, जैसे हाइपरटेंशन के अंदर बीटा ब्लॉकर्स ये इनका प्राइमरी फंक्शन तो नहीं है, लेकिन एज अ सेकेंडरी इफेक्ट बीटा ब्लॉकर्स की अगर सेकेंडरी इफेक्ट को हम देखें तो इससे ब्लड प्रेशर भी काफी हद तक कम हो जाता है। मिट्रल वेल्व जो है, अगर वो किसी पेशेंट के अंदर प्रोलैप्स हुआ होता है तो उस दौरान जो है वो पेशेंट बॉडी के अंदर आपने ये देखा गया है कि वो हाइपोक्सिया का शिकार होता है। तो इस दौरान फिर हम बीटा ब्लॉकर्स का सहारा लेते हैं ताकि वो कार्डियक डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन कम हो, और जब वो कम होगा तो वेंट्रिकल्स को ज्यादा टाइम मिलेगा, और जब ज्यादा टाइम मिलेगा तो प्रॉपरली ब्लड को आगे पुश कर पाएंगे, ना कि बैकवर्ड फ्लोज का ज्यादा हो। मिटल वेल्व जैसे हम जानते हैं कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वेल्व होता है। सिम्प्टोमेटिक कंट्रोल, बीटा ब्लॉकर्स का सिम्प्टोमेटिक कंट्रोल के अंदर बहुत ज्यादा यूज है, जैसे कि मैंने आगाज में कह दिया था कि टैकीकार्डिया, ट्रिमर्स और एंजाइटी और स्पेशली हाइपरथायराइडिज्म के अंदर हम इसका यूज करते हैं। हाइपरथायराइडिज्म के अंदर ये प्राइमरी ड्रग तो नहीं है जैसे हाइपरटेंशन के अंदर, लेकिन हाइपरथायराइडिज्म के अंदर ये बात देखा गया है कि ट्रिमर्स होते हैं, हार्ट रेट बढ़ा हुआ होता है, तो एज अ सिम्प्टोमेटिक कंट्रोल हम बीटा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करते हैं। मैंने अपने लेक्चर के आगाज में ही बता दिया था कि बीटा ब्लॉकर्स के मेंबर्स की हम बात करेंगे। यहाँ मैंने उन मेंबर्स को ज्यादा हाईलाइट किया हुआ है जिनका क्लिनिकल यूज बहुत ज्यादा है। मसलन मैं बात करना चाहूंगा एटेनोलोल, जो कि टिनोरमिन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। डोज की अगर हम बात करें तो ये 25 mg, 50 mg और 100 mg के अंदर अवेलेबल है। इसी तरह सबसे ज्यादा कॉमन ड्रग बीटा ब्लॉकर्स के अंदर मेटोप्रोलोल है, ये इसका जेनेरिक नेम है, और ट्रेड नेम लुप्रेसर और मिलोल के नाम से ये आता है। 25 और 100 mg के अंदर ये अवेलेबल है। बीटा ब्लॉकर्स की जो पहचान है, अगर इसको आसानी से जानने की कोशिश करेंगे इनके मेंबर्स की, तो इनके जो मेंबर्स हैं उनके नेम्स के आखिर में अगर हम देखेंगे तो LOL यानी लोल आएगा। तो ये इसकी बहुत ही आसान सी एक आइडेंटिफिकेशन है जिससे हमें मदद मिलती है कि ये मेंबर जो है ये बीटा ब्लॉकर क्लास से इसका ताल्लुक है। साइड इफेक्ट्स, बीटा ब्लॉकर्स के लेने के बाद इसके साइड इफेक्ट्स जो देखे गए हैं, हाथ पे ठंडे हो जाते हैं, फटीग बहुत ज्यादा हो जाता है, नोजिया, वीकनेस और डिजीनेस हो जाती है, और ड्राई माउथ, स्किन और आईज जो है ये भी देखा गया है कि आईज जो है इसके अंदर भी ड्राईनेस हो जाती है, स्किन भी बहुत ज्यादा एक हद तक ड्राई हो जाती है, और सिमिलरली जो हमारी बकल कैविटी है इसकी जो 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 इनर साइड है उसके अंदर भी ड्राइनेस देखा गया है, जिसके बाद ये खदशा होता है कि वहाँ फंगल इन्फेक्शन जो है वो आ सकते हैं। दूसरी साइड इफेक्ट जो बीटा ब्लॉकर्स की है वो है स्लो हार्ट बीट। अगर देखा जाए हम बीटा ब्लॉकर्स को देते ही हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन बाज़ औक़ात प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने की वजह से या प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से पेशेंट जब ओवरडोज जाता है तो उसके एक साइड इफेक्ट आता है कि उसकी हार्ट बीट स्लो हो जाती है। और नेक्स्ट साइड इफेक्ट ये भी देखा गया है कि हाथ पैर जो उसमें स्वेलिंग हो जाती है।
कॉन्ट्राइंडिकेशन, अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर ड्रग देने से पहले कॉन्ट्राइंडिकेशंस पे हम ज्यादा गौर करते हैं। हम ये देखते हैं कि जो दवा हम पेशेंट को दे रहे हैं, आया ये मरीज इस दवा से एलर्जिक तो नहीं है। दूसरी बात, कॉन्ट्राइंडिकेशन में जैसे मैंने आपको अभी बताया साइड इफेक्ट्स के अंदर के, ये चांसेस है कि पेशेंट ब्रेडिकार्डिया के अंदर जा सकता है। तो आगे हम नर्सिंग केयर के अंदर ये फिर देखेंगे कि फिर हम एस बीटा ब्लॉकर्स देने के बाद क्या हम कर सकते हैं एज अ नर्सिंग केयर, एज अ रजिस्टर्ड नर्स। कार्डियोजेनिक शॉक भी एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है। इसकी फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक देखा गया है कि अगर बीटा ब्लॉकर्स को कंटिन्यूसली लिया जाए तो जो रिदम है उसमें जो पीआर इंटरवल है वो 0.20 सेकंड से बढ़ जाता है। जब वो 0.20 सेकंड से बढ़ जाता है तो ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक हो जाता है। तो ये खैर ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक जो बीटा ब्लॉकर्स की वजह से होता है, ये परमानेंट नहीं होता, ये रिवर्सिबल होता है, लेकिन ये होता है। और फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक ऐसे इतना डेंजरस नहीं है, और स्पेशली वो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक जो बीटा ब्लॉकर्स की वजह से हो। सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन जो मोस्टली पेशेंट्स के अंदर देखा गया है वो एस्थमा है। और ये एस्थमा तकरीबन जो बीटा ब्लॉकर्स हैं इनका बहुत ही प्रोमिनेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन है नॉन एलर्जिक ब्रोंकोस्पास्टिक डिसऑर्डर। जो ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है, इसलिए हम जब ये पेशेंट को देते हैं तो हम सबसे पहले जो जो भी कोई रजिस्टर्ड नर्स ये दवा देता है तो सबसे पहले वो पेशेंट से पूछता है कि आपको कोई एलर्जी तो नहीं है जिसकी वजह से आपको अस्थमा हो जाता है, या कोई अस्थमा की कोई जेनेटिकल हिस्ट्री तो नहीं है। तो ये पूरी हिस्ट्री देने के बाद हम इस दवा का इंतखाब करते हैं मरीज के लिए। और कंटिन्यूस यूज में ये भी देखा गया है कि पेशेंट जो है वो डायबिटिक भी हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज के अंदर मरीज जा सकता है। सबसे अहम बात ये है कि वो मरीज जिसका क्रेटिनिन नॉर्मल ना हो और क्रेटिनिन हर वक्त इम्बैलेंस रह रहा हो और जीएफआर भी पेशेंट का नॉर्मल नहीं रह रहा हो, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम बीटा ब्लॉकर्स का इंतखाब करते हुए पहले हम सोचते हैं, और उसके बाद जो है पूरी एक प्लान बना के उसके बाद बीटा ब्लॉकर्स अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी हो तो हम इसको देते हैं। तो रीनल इम्पेयर जो बीटा ब्लॉकर्स हैं उसमें रीनल फंक्शन इम्पेयर्ड हो सकते हैं। नर्सिंग केयर सबसे इंपॉर्टेंट हम रजिस्टर्ड नर्सेस के लिए ये है कि बीटा ब्लॉकर्स को देने से पहले और देने के बाद हम वाइटल साइंस मॉनिटर करेंगे, और जब हम बीटा ब्लॉकर्स मरीज को दे देंगे तो सबसे पहले हम ईसीजी जो है वो परफॉर्म करेंगे। ये मोस्टली हम बीटा ब्लॉकर्स के देने के आधे घंटे के बाद हम ईसीजी परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मैंने कॉन्ट्राइंडिकेशन के अंदर ही अर्ज किया कि खदशा ये है कि मरीज को फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक हो सकता है, यानी जो पीआर इंटरवल है वो 0.20 सेकंड से बढ़ सकता है। तो अगर उसको बराबर ट्रीट नहीं किया जाएगा तो वो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक वो सेकंड डिग्री के अंदर भी जा सकता है, और उसको फिर अगर प्रॉपरली उस वक्त में सही से मैनेज नहीं किया जाएगा तो खदशा है कि मरीज जो है वो मरीज कॉम्प्लेक्स हो सकता है, और ये जो एरिथमियास चल रही है ये मजीद डेंजरस हो सकती है। Teach patient to take his her pulse before taking a beta blocker। अगर कोई मरीज डिस्चार्ज हो रहा है और उसको बीटा ब्लॉकर्स प्रिस्क्राइब किए गए हो तो मरीज को हमने ये बताना है कि बीटा ब्लॉकर्स को लेने से पहले अपना पल्स रेट प्लीज जरूर चेक कीजिएगा। अगर आपका पल्स रेट 60 बीट पर मिनट से लो आ रहा है तो फिर बीटा ब्लॉकर्स लेने से इज्तिनाब कीजिएगा। मरीज को ये बात समझानी बहुत जरूरी है कि अगर बीटा ब्लॉकर्स के लेने के बाद अगर आपको चक्कर आ रहे हो या खुदा ना ख्वास्ता कोई ऐसे सीरियस साइड इफेक्ट्स एडवर्स रिएक्शंस आपको नोट हो या आपको लगे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो फौरन जो है वो हॉस्पिटल पहुंच जाए और अपने फिजिशियन से राब्ता करें। एडवाइस टू चेंज पोजीशन स्लोली टू प्रिवेंट ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन। बीटा ब्लॉकर्स के लेने के बाद ये खदशा होता है कि मरीज ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन के अंदर जा सकता है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन का मतलब ये होता है कि ब्लड प्रेशर जनरली अगर हम नॉर्मली अपनी बात अगर हम करेंगे तो अगर हम लेटे रहेंगे और अपना ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो वही रीडिंग जब हम खड़े हो जाएंगे और अपना ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो वही रीडिंग आएगी। लेकिन जो कार्डियक पेशेंट्स होते हैं या वो मरीज जो बीटा ब्लॉकर्स लेते हैं उनमें ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन
के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब लेटे हुए उन पेशेंट्स के जो ब्लड प्रेशर है उनकी रीडिंग कुछ और होती है, 2 मिनट के बाद अगर आप उनसे कहेंगे कि अब आप खड़े हो जाए, और खड़े होने के बाद अगर आप उनका ब्लड प्रेशर चेक करें तो रीडिंग कुछ और होती है। अगर ये डिफरेंस मेजर डिफरेंस होता है तो इसको फिर हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन कहते हैं। तो इसलिए मरीज को ये एडवाइस किया जाता है कि आप ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन से खुद को प्रिवेंट करने के लिए अपने पोजीशंस को तब्दील करते रहिएगा। अच्छा, मरीज वांट द पेशेंट नॉट